Hello, little gems. How are you all? I hope all of you are doing well. So, in this video, we are going to start a new series to complete the new NCERT of class 8th. We will cover each and every chapter from class 8 new NCERT. Okay, so let's start with the social study NCERT जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। यही नाम है टेक्स्ट बुक का, जिसको हम क्लास 6 से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे थीम ए है जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। इसका फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। थीम ए में एक ही चैप्टर है और थीम ए का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसी तरह की सिंपल एंड इजी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल आपकी अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है और चेंजेस के बाद से इस साल से नए एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 में हमारे न्यू बुक्स भी आ गए हैं। आप मार्केट में जाके परचेज़ कर सकते हैं और यही सीरीज़ अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचर यानी नेचुरल क्या है। नेचुरल का मीन है नेचर। नेचर यानी प्रकृति जो हमें देती है, उन चीज़ों को हम कैसे रिसोर्स करते हैं, रिसोर्स बनाते हैं और उनका कैसे यूज़ करते हैं, इस चैप्टर को हम समझेंगे। सबसे पहले एक कोटेशन दे रखा है। कोटेशन जो कि इस प्रकार है, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। यानी वो जो सोशलिस्ट साइंटिस्ट हैं जो कंसर्न है किसके प्रति, नेचर के प्रति, वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होता है। वी मस्ट मूव टूवर्ड अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। वो ये हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रीजनरेटिव इकोनॉमी के प्रति मूव करना चाहिए। अब रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या होती है? रीजनरेटिव इकोनॉमी का मीन होता है एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी नीति जिसकी वजह से हमारे नेचर को कोई हार्म ना हो, बल्कि उसे वापस से रीयूज़ करने में और रीजनरेट करने में हमारी मदद करता हो। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट इन हार्मनी विद नेचर रिपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज। अब वो क्या कहते हैं कि एक नेचर के साथ हमें क्या करना है, रिपर्पजिंग यूज रिसोर्सेज। जो यूज़ किए गए हैं पहले से रिसोर्सेज जो यूज़ कर चुके हैं, उनको वापस से रिपर्पज में लाना, उनको वापस से रीजनरेट करना, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिप्लेसमेंट डिप्लेटेड रिसोर्सेज। और क्या करना, कम से कम वेस्ट करना। इसके साथ साथ वो डिप्लेटेड रिसोर्सेज का मतलब है जो रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं, उन्हें दोबारा से फिल करना। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। हम जानते हैं कि नेचर की अपनी ही एक शक्ति है खुद को क्या करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, उसको अपने आप को वापस से हील करने के लिए उसके पास अपनी शक्ति है। द अल्टीमेट अ रीजनरेटर एंड रिसाइकिल ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो ये जो कोटेशन है क्रिस्टियाना फिगरस ने अपनी एक बुक में दे रखा है, जिसका नाम है द फ्यूचर वी चूज़। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर गिवन है, फिगर 1.1, दुग्ध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। आप अगर इस इमेज को देखें तो कैसे लग रहा है, जैसे ऊपर से दूध बह रहा हो, है ना, और बीच से ब्रिज गुजर रहा है जहाँ से ट्रेन निकल रही है। तो वो क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, क्या चीज़ दर्शा रही है, जस्ट द नेचर ऑफ ब्यूटी। आगे हम पढ़ते हैं द बिग क्वेश्चंस। अब जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जब हम चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब उन दोनों के बीच में कनेक्शन पता करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हैं यानी बांट दी गई हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी लाइफ को जीने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी क्या करें, कैसे समस्या आएगी जब जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक ना रहे, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बाद हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम समझेंगे। अब फिगर नंबर 1.2, आम माइक्रोहाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश।
यानी इस फिगर को देखेंगे तो एक प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कर रहा है, जो फ्लोइंग वाटर है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। अब आप ये साइड में फिगर देख रहे हैं 1.3, एन ऑफ शोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। सी बेड का मीनिंग होता है समुद्री तल, यानी पेट्रोलियम को निकालने के लिए वहाँ पे एक ऑफशोर की साइड से मतलब ऑफशोर का मीनिंग होता है जो समुद्र से थोड़ा सा अंदर जाके हो, बिल्कुल किनारे पे ना हो, वहाँ से क्या करेंगे, ये ऑयल को बाहर निकालने में के लिए हेल्प करेगा, इसी के लिए ये मशीन लगाई हुई है। हमारी फर्स्ट हेडिंग है व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। जो नेचर है वो कब रिसोर्स बनती है, इसके बारे में समझेंगे। One of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life form that are the part of our environment but have not been created by human। ये क्या बोल रहा है कि एक जो नेचर का मतलब क्या है, नेचर का अर्थ ये है वो सारी चीज़ें, वो टोटल चीज़ें जो लाइफ और नॉन लाइफ को फॉर्म करती हो और इन्वायरमेंट का पार्ट हो, प्लस वो ह्यूमन ने ना बनाई हो। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होता था, लिविंग थिंग्स मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स वो हैं जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन है, और नॉन लिविंग थिंग्स वो होते थे जिसमें सांस नहीं लेते, जो सांस नहीं लेती थी या जो सांस नहीं लेती हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, स्कूल, नाम वगैरह ऐसे। बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नॉन लाइफ का मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं है, यहाँ पे मतलब है वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से मिली हैं और नॉन लाइफ है उनके अंदर, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें नॉन लाइफ हैं लेकिन इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं और ना ही इंसानों ने बनाई है। मतलब अगर हम पानी के बारे में बात करें तो पानी जो है प्रकृति ने दिया है पर इंसानों ने नहीं बनाया, बट वो नॉन लाइफ के अंदर आता है। When humans use these for their sustenance and create new things from them for consumption, these elements of nature become resources। यानी वो जब रिसोर्सेज कब बन रही हैं, जब इंसानों ने उनका अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए यूज़ किया और उनकी नई चीज़ों को अपने कंजम्पशन के लिए उन एलिमेंट्स को क्रिएट किया, तब वो जो नेचर थी वो रिसोर्स बन गई। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो ट्रीज़ हैं वो इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। वो ह्यूमंस ने नहीं बनाई, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली डिपेंडेड नहीं है ह्यूमंस पे। वी कट देम एंड कन्वर्ट इनटू वुड इनटू फर्नीचर। और फिर क्या हुआ, हम इंसानों ने उन्हें कट किया और कन्वर्ट किया वुड से, लकड़ी बनाई, फिर लकड़ी से हमने उन्हें फर्नीचर बना दिया। वी सी द ट्री एज अ रिसोर्सेज। जब हमने ट्री को कट किया, उसको पार्ट में डिवाइड करके उसका अपने अकॉर्डिंग फर्नीचर बनाया, फिर अब हम उसे क्या कह सकते हैं, अब हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में है ऑफन दीज एंटाइटीज़ आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। यानी जो भी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं वो हमारे पास ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेस डीप अंडर द ओशियन। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो पेट्रोलियम क्या है, जो कि ओशियन के बिल्कुल अंदर जाके मिलता है। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, और उन चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। एक्सेस करने का मतलब उन्हें वहाँ से बाहर निकालना। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, और हो सकता है कि जो उनके एक्सट्रैक्ट करने यानी उनको बाहर निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर हम यूज़ करें तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, और ये भी हो सकता है कि वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल हो, लाइक कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रुप्स। यानी इसका मतलब क्या है कि ये मानिए कि कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत पवित्र माने जाते हैं, उनको हम कल्चरली क्या करते हैं, अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। जैसे कि तुलसी ट्री, तुलसी का जो पौधा होता है वो हर घर में पाया जाता है और उसकी हम पूजा करते हैं, पर कोई भी उसे इस तरह से बेरहमी से या कट नहीं करता। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, इसी तरह की चीज़ों को हम रिसोर्स कहेंगे। क्या क्या, इट शुड बी अ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, यानी वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, यानी उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो। सेकेंड थिंग, एंड एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फेजिएबल,
और उसकी इकोनॉमिकली भी वो फेजिएबल हो। अब मान लो जैसे हमें ये पेट्रोल निकालना है और पेट्रोल निकालने की जो लागत है वो 1 लाख आ रही है और उसको हमें सेल करके पेट्रोलियम की जो बचत हो रही है वो कुछ 10,000 के आसपास हो रही है, तो फिर वो निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमारा उसको पेट्रोल को निकालने में लग जाएगा जितना कि हमें बेचने से प्राप्त भी नहीं होगा और हमारा कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करता हो। यूजली द वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव, ये क्या है, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड होता है उसको नेगेटिव माना जाता है, बट यहाँ पे इसका मीन क्या है, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंज्यूमशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, यानी वो जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसका एक्सट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, यूटिलाइज भी कर सको और कंज्यूमशन भी होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ, द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी जो हमारे अर्थ हैं उनके पास इतने खजाने हैं जिन्हें बनने में कईयों साल लग चुके हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है उन खजानों को अपने आप रीबिल्ट होने में, अपने आप बनने में। एंड विच ह्यूमन्स हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़, और इंसानों ने उन्हें यूज़ करना, उनका प्रयोग करना भी सीख लिया। These include the most obvious ones like water, air, and soil, and also the non-obvious ones like coal, petrol, precious metals, stones, oil, and timber etc. यानी उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम अच्छे से पहचानते हैं, जिनका हम यूज़ भी अच्छे से करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई, सॉइल हो गया। पानी का यूज़ हम कपड़े धोने, नहाने, पीने, खाने में करते हैं। एयर का हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम सॉइल का प्रयोग करते हैं अपनी हार्वेस्ट करने में, अपनी फसल को उगाने में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाद में प्राप्त हो रही हैं, या मतलब हमें पता ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारे नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जिन्हें हमें अलग तरीके से निकालना ही पड़ा। कॉयल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्रीसियस स्टोन्स हो गए, मेटल हो गए, टिम्बर हो गए, ये हमें कैसे मिली, इन्हीं चीज़ों के बाद का प्रयोग करने के बाद हमें ये प्राप्त हो गई। अब एक पिक्चर गिवन है 1.4 जेंटल प्लगिंग, यानी हमें कैसे प्लगिंग करनी है, यानी जोतेंगे हम अपने खेत को कैसे, एकदम जेंटल, एकदम सॉफ्ट, ताकि क्या हो, कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम, जो ज़मीन के अंदर इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्बेंस ना हो, एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर, और जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वो बना रहे। अब देखिए, जेंटल प्लगिंग का मतलब एकदम सॉफ्ट प्लगिंग करेंगे, इससे क्या होगा, आपने देखा होगा, हाँ आपने सुना होगा कि जो केचुआ यानी वाम्स होते हैं वो किसान के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। अब मित्र का मतलब ये तो है नहीं कि उनके दोस्त हैं तो घर आके खाना खाते होंगे, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि वो उन इंसेक्ट्स को जो फसल उगाने के टाइम पे उस खेत में मौजूद होते हैं उनको वो खा जाते हैं, और ये एक किसान की फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तो अगर हम जेंटल प्लगिंग करेंगे तो इस तरह के इकोसिस्टम जो अर्थ के नीचे, जो अंडरग्राउंड है, वो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ वो जो एक मॉइस्चर होता है उस खेत में वो मौजूद रहेगा। आपको फिफ्थ पिक्चर गिवन है 1.5 फिगर है हनी फ्रॉम अ बी हाइव्स, ये जो हनी मिल रहा है हमें, शहद जो मिलता है वो हनी वाइब्स, हनी के जो बी हाइव्स होते हैं उनसे मिलता है, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी एक नेचर के थ्रू मिला है, यहाँ पे हम इंसानों ने इसे बिल्ड नहीं किया है, ये प्रकृति की अपने आप की एक पहचान है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़, थैंक यू।